हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और जो आपके अपने हैं उनका भी ख्याल रखिए। हमारा एक वार्ता अंक था जिसमें हमने बात की थी कि शहरों में जो वातावरण एक प्रदूषित हो रहा है उससे हम कैसे उबरें, उससे हम कैसे बचें। तो उस बारे में बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आए हैं और कुछ ने ईमेल भेजा है, कुछ ने कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हम अगर बड़े शहरों से पलायन करके छोटे शहरों में आ भी जाएं तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हमारे कार्य का क्या होगा, हम काम क्या करेंगे। जायज़ बात है, ये विचारणीय बात है। सब ऐसा कर भी नहीं सकते, सबके लिए मैंने ऐसा कहा भी नहीं। इसलिए पहला प्रस्ताव मैंने ऐसे लोगों के लिए रखा था जिनकी आमदनी के ज़रिए, जिनकी आय के स्रोत लगभग निश्चित है, किसी न किसी रूप में उनको महीने में कुछ ना कुछ राशि मिल ही जाती है और वो कहीं भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहें, तो उनके कार्य पर कोई विशेष प्रभाव, उनके पूरी दिनचर्या पर कोई विशेष प्रभाव उस स्थान विशेष का नहीं आता। ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के अलावा भी करोड़ों की संख्या में हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी रहें उससे कोई खास फर्क नहीं आता। जितने भी सृजनात्मक लोग हैं, जितने विशुद्ध रूप से कला धर्मिता को समर्पित लोग हैं, जो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, वो कहीं पर रहकर भी किसी भी जगह रहें कार्य कर सकते हैं। और कई बार हम, जैसे आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो बड़े शहर में रहने का एक नुकसान ये भी होता है कि बहुत आपकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा तो उस बड़े शहर में रहने की फीस के रूप में आपको चुकता करना पड़ता है। ऐसा मान के चलें कि आप अगर दिल्ली मुंबई में हैं और आपकी तनख्वाह 25,000 है या 40,000 है और किसी छोटे शहर में यही तनख्वाह आपकी 10 से 15,000 है, तो हिसाब वहीं का वहीं बैठता है। छोटे शहरों में खर्चे भी कम हैं। अगर दिल्ली में मकान का किराया 10,000 है तो छोटे शहर में उस मकान का किराया 3,000 है। अगर वहाँ आपका खाने पीने का बाकी चीज़ों का खर्चा ज़्यादा आता है तो यहाँ कम है। आप अगर, जैसे हम अभी जहाँ जो आपके सीधे सीधे संज्ञान में कोई बात होती है उसी का आप उदाहरण देते हैं। अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जहाँ हम अभी निवासित हैं, उत्तराखंड में बिजली बहुत सस्ती है और यहाँ बिल्कुल जैसे मुफ्त के दाम पर आप रह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड स्वयं अपनी विद्युत निर्मित करता है और उसकी आपूर्ति करता है अपने नागरिकों को। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा ही है जहाँ रहना सस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जान है तो जहान है। पहला सुख निरोगी काया। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है, आपका मन अगर ठीक है, आपका जीवन अगर ठीक है, आप शांतिपूर्वक रह रहे हैं, शांतिपूर्वक जी रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और वो सब नहीं है, वो कितना भी आप पैसा का अंबार लगा लें, अंततः वो बीमारी में ही चला जाएगा, तो कोई लाभ नहीं है उसका। आज आप जिस पैसे को हम शहरों में रहकर ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा गंवाते भी हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम फिर दवाइयों पर और बाकी चीज़ों पर खर्च करते हैं, ये भी बचता है। लेकिन जिसके लिए संभव हो, इतना आसान भी नहीं है। इसमें गांव में या छोटे शहरों में रहने का, ना रहने का, रहने का नहीं कहना चाहिए, ना रहने का एक सबसे बड़ा जो मनोवैज्ञानिक बात है, वो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत छोटे आदमी हैं, जैसे हमने कुछ तरक्की नहीं की है, हम दिल्ली मुंबई में जाकर नहीं रह पाए, हम बहुत बड़े शहर में नहीं रहे। अब कहते हैं ना कि देश चोरी परदेश भीख। भले ही दूसरे शहर में जाके आप कितनी ही बुरी स्थिति में रह रहे हों, जितने बड़े जगह पर आपके गाय और आपके पशु बंधते थे, उससे आधी जगह पर तो लोग रह रहे हैं बड़े शहरों में। लेकिन मजबूरी है और वो एक अनिवार्य हिस्सा भी है। वो ज़रूरी भी नहीं है कि इतना बड़ा स्पेस लाएंगे कहाँ से, बहुत महंगा है, उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो पर आप सोचें ना कि आप बीघों में जो जगह है अपनी गाँवों में, बीघे की ज़मीन को छोड़ करके, बेच करके, ख़त्म करके और मीटर्स में सीमित हो जाते हैं, फिटों में सीमित हो जाते हैं। और जबकि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके पास बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी को दिखा नहीं पा रहे थे कि हम कुछ हैं। गाँव में ही रह गए आप, तो आप गाँव के, आप स्वस्थ रह गए ये कोई नहीं कहता, आप आनंदित रह गए ये कोई नहीं कहता, आप अच्छे रह गए ये कोई नहीं कहता, आप बचे रह गए ये कोई नहीं कहता, आपका जीवन बिना बीमारियों से चल रहा है इसके बारे में कोई नहीं कहता। आप गांव में ही रह गए तो जैसे छोटे हो गए। एक और परंपरा हमारे भारत में पता नहीं कहाँ से पैदा हुई। एक शब्द जो बहुत सुंदरतम था, जो बहुत अच्छा था, वो एक तरह से उपहास का शब्द बन गया है, वो मजाक का, और कई बार तो गाली जैसा शब्द बन गया है। लोग कहते गंवार।
अब गंवार जानते हैं? अब जो गंवार, जो विलेजर्स, गांवों में रहने वाले लोग, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, कनाडा में, जो भी, रूस में भी, जहाँ जहाँ संभव है, जो विलेजर्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनको जैसे अन्नदाता, हम तो सिर्फ शब्दों से काम चलाते हैं, हमने बोल दिया अन्नदाता, किसान को कहते हैं अन्नदाता। वहाँ वाकई में विलेजर्स की वही रिस्पेक्ट है कि वो आपके लिए फल उगाते हैं, वो आपके लिए सब्जियाँ उगाते हैं, वो आपके लिए अनाज उगाते हैं, वो आपके लिए बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जिससे पूरा वायुमंडल अच्छा बना रहता है। वो पेड़ पौधे लगाते हैं। जो लोग खेती बाड़ी के काम में जुड़े हैं वो उनको कम क्रोध आता है। उनकी हिंसा प्राय खेती बाड़ी करने में ही तिरोहित हो जाती है। वो गुस्सा जो किसी को थप्पड़ मारने में निकलता है, वो क्रोध, वो एंजाइटी जो लगता है कि किसी को हम डंडा मार के करें, वो तो उतना तो किसान अपना फावड़ा खेत में चला कर ही आ जाता है। उतना तो वो पेड़ पौधों में बागवानी करते समय ही उसका जो स्ट्रेस है या उसका जो गुस्सा है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद पूरे दिन वो मुस्कुराता है। तो किसान आपको शहरों में रहने वाले तथाकथित प्रोफेशनल्स के मुकाबले ज़्यादा काम, ज़्यादा शांत, ज़्यादा सुखी और ज़्यादा ठीक मिलेंगे। संपन्नता की जो परिभाषाएं हैं उनमें ग्रामीण जनजीवन का व्यक्ति ज़्यादा फिट बैठता है। सारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और जो वो करेंगे तो उनको उसका फ़ायदा, उसका अनुभव दिखने लगेगा। अब ये 50,000 इसलिए कमाते हैं कि आप उसमें से 45,000 तो खर्च ही कर देते हैं। कहीं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल एट पार जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पाले पर खेलते हैं। वो अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 98 रुपीज़ तो वो खर्च ही कर देते हैं। तो उन्होंने कमाई, मैं उस कमाई को सिर्फ 2 रुपया मानता हूँ। अगर आपने कमाया तो 1 लाख, लेकिन आपके खाते में महीने के लास्ट में सारी किस्तें, सारी EMI सब कुछ चुकाने के बाद 2 ही हज़ार बचे, तो आप व्यक्ति 2 ही हज़ार के हैं। बाकी जो काम आप कर रहे हैं वो सब व्यर्थता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसका सुख सुकून आपके जीवन से नहीं जुड़ा है। आज आप इसलिए कोई चीज़ नहीं खा पी पाते हैं कि आपको संग्रह करना है या आप उस चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं, उस धन का एकत्रीकरण करना चाहते हैं। और 20 साल बाद जब आप EMI से मुक्त होंगे, 15 साल बाद जब खाना चाहेंगे, तो आपके शरीर की कैपेसिटी नहीं रह जाएगी कि आप उसको खा सकें। फिर आपको चिकित्सक परामर्श देगा कि अब आपको शुगर हो गई है, अब आपको फलानी बीमारी हो गई है, अब आप उस चीज़ को इंटेक नहीं कर सकते हैं। तब तो इसलिए नहीं खाया कि आप संग्रह और लोभ में थे, अब इसलिए नहीं खा सकते कि व्यवस्था और परिस्थिति ऐसी है जो आपको अलाउ नहीं करती है। तो आपने जीवन जिया कब? तो जियो जी भर के, जो मतलब लिव लाइफ गॉड साइज, जिसमें जो हमारा एक सूक्ति वाक्य भी रहता है, हमारी पुस्तक भी है इस शीर्षक से। जब आपके जीवन में परमात्मिक अंशों का, क्या है परमात्मा? परमात्मा सबसे विशुद्ध रूप में जब प्रकट होता है तो प्रकृति के रूप में होता है। और अगर आप नियर टू नेचर नहीं हैं, अगर आप प्रकृति के सानिध्य में नहीं हैं, अगर आप प्रकृति के समीप में नहीं हैं, तो आप सीधे सीधे अर्थों में परमात्मा से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो आकृतियां हैं, उसकी जो सृजनात्मकता है, उसकी जो सकारात्मकता है, वो तो आप देख ही नहीं पाते कभी। ना आप सूर्योदय देखते हैं, ना आप सूर्यास्त देखते हैं, ना आपको चिड़ियों की कोई चहचहाहट कभी सुनाई आती है, ना आपको कोई झिंगुर की जो है झिनझिन सुनाई देती है, ना आपको ने कभी तितली उड़ती देखी है। तो जो ये बच्चे जिस आर्टिफिशियल परिवेश में, जो सीमेंट की चारदीवारी के बीच, सीमेंट के जंगलों के बीच जब बच्चों की परवरिश आप करेंगे, उन बच्चों में कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी। आप एक चीज़ पे और ध्यान देना, मैंने इस बात को कभी कभी गौर किया है कि पूरी दुनिया में जो भी जिनको आप सफलतम मानते हैं, जिसको सफलता का जो मापदंड आप और हम सब आंकते हैं, पूरी दुनिया में जब आप सफलतम लोगों की सूची बनाएंगे तो उनमें अधिकांश लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। सारे लेखक, सारे कलाकार, सारे म्यूजिशियन, सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सब ऐसी जगह से निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा है। ज़्यादातर 1% का अपवाद हो सकता है, लेकिन अधिकांश ऐसे ही लोग हैं। तो किसी भी सद्गुरु का, किसी भी आचार्य का, किसी भी मार्गदर्शक का यही एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको आपके जीवन में सही बात की शिक्षा दे और समय रहते आपको उस बोध के प्रति जागृत करे। लॉकडाउन में जो लोग पराश्रित थे, दूसरे लोगों से संबंध में काम पर पराश्रित थे, काम पर डिपेंड थे, उनके काम पर ज़्यादा फ़र्क आया है। लेकिन एक गाँव का जो किसान, और सरकार ने भी इसमें छूट दे दी है। गाँव में जो किसान खेती बाड़ी कर रहा है, उसको खेत में जाकर बीज रोपने के लिए कोई मनाही नहीं है, उसको प्लांटेशन की कोई मनाही नहीं है। उसको अपने उत्पाद, जो उसने सब्जियां, जो फल उगाए हैं, उनको जा कर के
मंडी में बेचने के लिए कोई मना ही नहीं है। यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले उसे अपनी गाय का दूध निकालने के लिए कोई मना ही नहीं है। आपको तो दूध लेने जाना पड़ेगा पैकेट का, उसको बहुत सारे काम, उसे अपने घर में चक्की पीस करके अपना 2 किलो बेसन बना लेने में या 4 किलो गेहूं पीस करके शाम को आटा बना लेने के लिए कोई मना ही नहीं है। और वो प्राय सेल्फ डिपेंड ही हैं। ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये जब हमने इस मेन रिदम को, जब हमने इस मेन व्यवस्था को भंग किया अपने जीवन से, वहाँ से बहुत सारी समस्याएं भी आनी शुरू हुई। अब सब लोग नहीं कर सकते हैं, संभव भी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये की ऐसी बड़ी, 10 हज़ार की ऐसी बड़ी मशीनें आती हैं जो आपके घर में 5 किलो तक का कोई भी अनाज पीस सकती हैं। और आप अगर उस, जैसे गेहूं है, चना है और जौ है, अगर इसके समान अनुपात में, समान मात्रा में आप एक आटा निर्मित कर लें और उसको पहले आप तवे पर भून करके फिर उसकी रोटी बनाएं, तो जीवन में कभी आपको शुगर नहीं हो सकती, मधुमेह का रोग आपको कभी नहीं हो सकता। ब्लैक ग्राम चना, बारले, जौ जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा अनाज है गेहूं। इनको साफ लेकर के, शुद्ध लेकर के घर में ही समान मात्रा में, जैसे आपने 6 किलो आटा बनाना है, 2-2 किलो 3 मिला करके, तीनों को मिला करके पीस लीजिए। और जब आप घर में पीसेंगे तो उसकी गुणवत्ता कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सारे मसाले, बहुत सारे अनाज, बहुत सारे ग्रेन्स जब ये मशीनों पर उच्च तापमान पर पीसे जाते हैं तो अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। इनमें उतनी गुणधर्मिता नहीं रह जाती, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पर पीसे जाते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में उसको आप पीसेंगे, ताज़ा ताज़ा बनाएंगे, उसका स्वाद ही एक अलग होगा। जिन लोगों को अनुभव है वो जान सकते हैं कि मिक्सी में पिसी हुई चटनी और सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी में क्या फ़र्क है। सिलबट्टे पर पिसी हुई उड़द की दाल के पकोड़े में जो स्वाद है वो मिक्सी में ग्राइंड की गई दाल में नहीं आता है। बहुत सारे, आज भी साउथ इंडिया में जब मैं ज्योतिर्लिंगम की यात्रा पर गया तो मैं, बहुत बड़ा हिस्सा साउथ का मुझे वहाँ रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वो अभी भी बहुत बड़े बड़े सिलबट्टे लेकर के, बहुत बड़ी बड़ी सिलों पर और पत्थर के पीस, और वो ऐसे ही मसाले तैयार कर रहे हैं। साउथ इंडिया में जो जितना भी साउथ इंडियन खाना बनता है, वो जब भी सांभर बना रहे हैं, वो उसकी नारियल की चटनी बना रहे हैं, जितने मसाले पीस रहे हैं, तो उसका जो स्वाद है वो स्वाद ही अलग है। आपका मन ही करेगा आप पेंट्री, आप किचन के बाहर ही खड़े रहें, आप वहाँ देखते ही रहें कि क्या बना रहे हैं। तो शुद्धता अगर आपके जीवन में समावेशित है तो वो आपके वैचारिक तल पर भी प्रकट होगी, आपके मानसिक तल पर भी प्रकट होगी, आपके व्यवहारिक तल पर भी प्रकट होगी, और वहाँ से फिर आप एक संतुलित जीवन जीने की तरफ चलते हैं। गाँव में अगर आप 100 गाँवों में घूमें तो किसी एक गाँव में आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको मनोचिकित्सक की, जिसको मनोचिकित्सक की, जिसको किसी मानसिक रोगों की बीमारी की शिकायत मिलेगी। लेकिन अगर आप 100 बड़े शहरों में घूमें तो आपको बहुत तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। हम उन्हें जानते पहचानते भी हैं, लेकिन कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जो अपने रिदम में नहीं है, अपने संतुलन में नहीं है। और अमेरिका, जिसको हम सबसे बड़ा प्रगति का एक हब मानते हैं, हम सोचते हैं कि यूएस सबसे ज़्यादा तरक्की वाला देश है और वहाँ के लोगों ने बड़ी प्रगति और तरक्की कर ली है। वहाँ हर तीसरे आदमी ने अपने लिए एक मनोचिकित्सक को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया हुआ है। वो बाकायदा फीस पे करते हैं और हर हफ्ते की सिटिंग होती है उनकी। वो जाकर के वहाँ अपने बारे में पूछते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और जैसा कि हमने प्रारंभिक इस वर्ष के शुरुआती दौर में ही कहा था कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो बुध हैं और मंत्री जो हैं वो चंद्रमा हैं। तो ये कुछ ग्रहों की युतियाँ, जो लोग इस बात को नहीं समझते उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो युति है, इसमें पूरे वर्ष और अगले वर्ष तक भी, जब तक ये अब मार्च अप्रैल तक जाकर एंड होगा, जो हमारे हिंदू नव संवत्सर के हिसाब से हम वर्ष मानते हैं, इसमें मानसिक बेचैनियाँ, मानसिक विक्षिप्तताएँ, मानसिक परेशानियाँ अधिक होंगी। ज़्यादा लोग ऐसी हरकतें करेंगे जिसमें आपस में व्यवहारगत ढंग से समस्याएं आएंगी। तो एक तो ये ग्रह की स्थिति है। लेकिन ऐसे में, अब जैसे बुध, हमने कहा बुध राजा है, ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, ऐसे में अगर आप प्लांटेशन करते हैं, ऐसे में अगर आप लगे हुए पौधों को जल देते हैं, तो बुध जो है वाणी का, व्यवहार का, वाणिज्य का, व्यापार का, इन सब चीज़ों का स्वामी है। आपकी वाणी ठीक होती है, व्यवहार ठीक होता है, वाणिज्य व्यापार, आपका जो धंधा है, काम धंधा है, वो ठीक होता है, आपका मानसिक चेतना बढ़ती है। तो इस चीज़ से आप मुक्त होते हैं कहीं ना कहीं। ये सब चीज़ें रेसिप्रोकल हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन हम अगर समझ सकें तो बहुत अच्छा है। ओम स्वस्ति अस्तु।